Hello everyone, welcome to All India's number one learning platform iCon Topper. Today we are going to discuss about one of the most important chapter के MCQ के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ के बेस पे ही आपका एग्जाम ही होने वाला है, एंट्रेंस ही होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपका हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, अच्छे तरीके से देख लिया है कि क्या क्या वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें हमने देखा थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, जिसमें क्या क्या थे, बड़े बड़े थिंकर्स आपके थे, कौन कौन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दोनों में अपने यहाँ पे थिंकर्स देखे, बुद्धिज्म जैनिज्म को देखा, बिल्डिंग्स को देखा, मैंने आपके जितनी सारी आपकी क्या थी स्कल्पचर्स को देखा। उसके आधार पे फिर हमने आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी थिंकर्स आए, जो उस समय आपकी जो सोसाइटी 6th century BC के समय जो सारी चीजें चल रही थी सोसाइटी में और आपके समाज में, किस तरीके से बिलीफ थी, थिंकिंग्स थी अलग अलग चीजों को लेके, तो उसी के आधार पे हमने सारी चीजों को डिस्कस किया था। अब हम इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क होता है, किस तरीके से सारी चीजें आपके सामने आएंगी, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि पढ़ लेना सब कुछ सही नहीं बात होता है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करना होगा। तो अभी तो फिलहाल हम किस तरीके से कर रहे हैं, आपके चैप्टर्स हैं, उसके साथ साथ हम उससे रिलेटेड सेपरेटली MCQ का डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आगे आने वाले जब समय में जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा या आपके जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, MCQ का जो आपका 50 क्वेश्चंस का जिस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, टोटल 50 MCQ आएंगे, जिसमें से आपको 40 करने रहेंगे। तो हम वो 50 क्वेश्चंस के मॉक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, एक बार में 50 क्वेश्चंस का पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे एग्जाम की तरह। तो फिर उसमें से आपको 40 करने रहेंगे, तो यानी आप समझ लो इस तरीके से आपको तैयारी कर लेना, इस तरीके से आपको सारी प्रिपरेशन कर लेना है कि आपको 50 में नहीं है कि 40 करना है, ठीक है ना, 50 में आपको पूरा पूरा कवर कर लेना है, 50 में 45, 50 में 50 सही करके आओ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रिपरेशन को, आपको पता है कि सारी चीज़ें सब कुछ सही होंगी, तो चलिए स्टार्ट करें। दिस इज ऑल अबाउट मी, सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और आशा करता हूं कि पूरी तरीके से आपको आता होगा। देखिए क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द राइट आंसर, क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन इज What was the name of the gun to which Buddha belonged to? यानी निम्नलिखित में से किस गण से, गण इन द सेंस कुला, ठीक है ना, किस कुल से बिलोंग करते थे, या किस समझ सकते हैं आप किस डायनेस्टी से एक तरीके से बिलोंग करते थे, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। What was the name of the gun बुद्ध बिलोंग टू, किस गण से बिलोंग करते थे। तेरा 4 ऑप्शंस, लिच्छवी गण, शाक्य गण, कोलिया गण या कंबोज गण। तो आप जैसे महाजनपद पीरियड भी देखे होंगे, तो महाजनपद में 16 जनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उसी में से आपने इन सब का भी नाम सुना होगा, शाक्य कुल या शाक्य महाजनपद या लिच्छवी, कंबोज, कुरु, कंबो, आपके कौशल, तो ये सब 16 महाजनपद के भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इन्हीं एक कुल में से, इन्हीं एक क्लैन, जिसको क्लैन आप इंग्लिश में क्लैन बोलते हो, तो उसी एक क्लैन में से इनका जन्म हुआ था, और उस क्लैन का नाम था क्या, शाक्य क्लैन। याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं किस क्लैन के थे, शाक्य क्लैन के थे, ठीक है ना, शाक्य क्लैन के थे इनके पिता, उसी से इनका जन्म हुआ। और फिर जन्म होने के बाद आपको पता ही है कि फाइनली राजकुमार थे, राजकुमार के बाद वही है कि जीवन अच्छे से बीतेगा, अच्छे से चलेगा, लेकिन वही है कि जीवन में इनको कुछ बड़ा करना था। तो अब ये सी बात है कि फिर फाइनली जाके जब इन्होंने देखा दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यही राजसी योग, राजसी ठाट बाट ही सब कुछ नहीं है, दुनिया में जीवन का लक्ष्य कुछ और ही है, तो उस ज्ञान की प्राप्ति को पाने के लिए फिर इन्होंने फाइनली क्या किया, क्या किया, घर परिवार छोड़ के फिर इन्होंने बुद्ध बनने के लिए जंगल में निकल गए, लंबी तपस्या की, 49 डेज तक लगातार मेडिटेशन किया, फिर जाके कहीं 29 ईयर्स की एज में तो इन्होंने घर को त्याग दिया,
फिर इनको जाके 35 इयर्स की एज में इनको जाके फाइनली ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुआ। ठीक है ना। 4 स्टेज आपसे भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या स्टेज था। मेनली इनका एक बर्थ हुआ, फिर इन्होंने ग्रह त्याग किया, रेनाउंसिएट किया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, निर्वाण की प्राप्ति की, इनलाइटमेंट हुए, फिर उसके बाद महापरिनिर्वाण इनकी फिर डेथ हुई। तो उसका भी एक स्टेज, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ाया हूं तो आपको ज्यादा जानने की इच्छा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी चीजें आपको बता दी गई हैं अच्छे से। ठीक है ना। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शाक्य। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 3 बास्केट? 3 बास्केट का मतलब क्या है? आप पढ़े होंगे चैप्टर में, अच्छे तरीके से बताया था। तो बास्केट का मतलब होता है त्रिथांकार, त्रिरत्न, त्रिपिटिका या त्रिशूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 बास्केट? तो बच्चों, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से ध्यान में दिए होंगे 3 बास्केट का मतलब, तो मैंने आपको बताया था जो बुद्ध की स्टोरीज थी, बुद्ध की स्टोरीज हो गई, बचपन की कहानियां, बुद्ध से रिलेटेड जो उन्होंने उपदेश दिए थे, जो उनके सर्मन्स थे, उनके उपदेश थे, या जो उनके कही हुई बातें थी, ये सब सारी चीजें किसमें दी गई थी? इन्हीं त्रिपिटका में ही मेंशन की गई थी, कंपाइल करके रखा गया था। ठीक है ना। उनके जातक कथाएं या पूरे उनके, मतलब त्रिपिटका मतलब पिटका आपका मतलब सब 3, और पिटक मतलब बास्केट। तो 3 तरीके से इसको 3 फॉर्म में समझ सकते हो, 3 बुक्स समझ सकते हो, 3 अलग अलग मतलब कामों पे 3 उसके 3 आपके क्या कह सकते हैं, 3 अलग अलग उसके क्या है सब्जेक्ट्स के आधार पे इनको क्या रखा गया था, डिवाइड करके रखा गया 3 बास्केट्स में। इनको देखो, नाम भी आप सुने होंगे, सुत्त पिटक नाम सुना होगा आपने, विनय पिटक नाम सुना होगा, अभिधम्म पिटक नाम सुना होगा। तो ये तीनों पिटक थे। ठीक है ना। इन्हीं तीनों पिटकों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। जैसे 3 देवता को त्रिदेव बोलते हैं, तो उसी तरीके त्रिपिटक को भी 3 बास्केट्स ऑफ बुक्स आपके सारी इनके इनसे 3 बास्केट्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू बुद्धा। ठीक है ना। तो ये किससे रिलेटेड था? आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड था, और इसको क्या कहते थे? 3 बास्केट को त्रिपिटक कहते थे। क्या कहते थे? त्रिपिटक कहते थे। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? त्रिपिटक हो जाएगा। तीर्थंकार तो उनको कहते थे जो आपके जैनिज्म की बात है, ये जो जैनिज्म के तीर्थंकार गुरु हुए थे। टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकार आपसे पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा, आपसे ध्यान में रखिएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आ चुका है। वो आपसे क्या पूछ रहा है? द संघ वॉज एन एसोसिएशन ऑफ whom? संघ की बातें आप सुने होंगे। संघ क्या था, या संघ जो था तो वो क्या था? द संघ वॉज एन एसोसिएशन ऑफ whom? तो दैट वाज द एसोसिएशन ऑफ भिक्षुक, या मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, या डांसर्स। किसका एसोसिएशन था? संघ। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जब आप पढ़ रहे थे संघ क्या था, जब आपका बुद्धिज्म बन गया, जब बुद्धिज्म स्टैब्लिश होने लगा, धीरे धीरे आप देखे होंगे पूरा स्प्रेड होने लगा, तो फिर क्या चीजें सामने आई? जब बुद्धिज्म आगे बढ़ने लगा, अब जब लोग ज्यादा से ज्यादा लार्ज लेवल पे जब शामिल होना शुरू हो गए, जब आपने एक रिलीजन, एक ऐसे विचारधारा, एक ऐसी बिलीफ्स लाई जहां पे ये कहा गया कि सब धर्म बराबर, हमारी नजर में सभी लोग बराबर हैं। जैसे आपका क्या था? ब्राह्मणिज्म। तो ब्राह्मणिज्म ने ये सारी डिफरेंशिएट क्रिएट कर दिया था कि भैया समाज में एक वर्णा सिस्टम होगा, और उस वर्णा सिस्टम में सब लोगों को जन्म के आधार पे या उनके काम के आधार पे क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है ना। कि ऊपर वाले भैया सबसे अपर ऊपर आपके क्या होंगे? अपर कास्ट सबसे क्या होगी? ब्राह्मण होगी, जो प्रीस्ट के रूप में काम करेगी, पूजा पाठ करेगी, वेदों को पढ़ेगी, सिर्फ उसी का अधिकार है। फिर उसके बाद क्षत्रिय उसने कर दिया कि भाई क्षत्रियों का अधिकार सिर्फ क्या होगा? राजा बनेगा, लोगों का प्रोटेक्टर होगा। फिर वैश्य को कर दिया कि भैया तुम एग्रीकल्चर करो, तुम अपना मर्चेंट्स का काम करो, ये सब करना का काम उनको जिम्मा दे दिया। फिर उसके बाद कौन आ गया? आपका शूद्र, द लोअर कास्ट। ठीक है ना, लोअर वर्णा सिस्टम। तो ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कौन हुआ इस वर्णा सिस्टम से? भाई जो सबसे नीचा रहेगा उसी को हमेशा नीचा दिखाया गया, उसी को हमेशा नीचा माना गया। तो यही सबसे ज्यादा लोग यहां पे शामिल हुए, और बाकी इन तीनों सेक्शन से भी, इन तीनों आपके वर्णा सेक्शन से भी इसमें काफी लोग शामिल हुए, ज्वाइन किए,
बुद्धिज्म को। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं, किसी एक ऑर्गेनाइज की, किसी एक कम्युनिटी की, या किसी एक एसोसिएशन की। तो वही एक एसोसिएशन बनाया गया, कम्युनिटी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको क्या कहा गया, संघ कहा गया। ठीक है ना। और इस संघ में कौन शामिल होंगे, जो फॉलोअर्स होंगे, जो डिसिपल्स होंगे, जो आपके बुद्धिज्म की सारी बातों को मानेंगे, समझेंगे और लोगों के बीच जाके उसको स्प्रेड करेंगे। तो जो फाइनली एक तनमन धन से उस पूरे क्या कहते हैं, उस पूरे टेक्निक को, उस पूरे फिलॉसफी को अपना लिया बुद्धिज्म के, तो वो फाइनली क्या कहलाए, भिक्षु कहलाए। ठीक है ना। वो क्या कहलाए, भिक्षु कहलाए। बुर्णम बुद्धम शरणम गच्छामि कहे, मतलब इस तरह कहे कि मतलब बुद्ध के शरणों में जाओ और अष्टांग मार्ग को अपनाओ या मध्यमिका मार्ग को अपनाओ, जिस तरीके से अपना के फाइनली आप क्या करो, जो आपके लाइफ का गोल है उसको अचीव करो। ये सारी बातें थी। तो क्या थे, द संघ वाज एसोसिएशन ऑफ होम, किसके थे, भिक्षु थे, ना कि मर्चेंट्स थे या ट्रेडर्स थे या डांसर्स थे। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, भिक्षु इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका distributed portions of the Buddha's relics to every important town and ordered the construction of स्तूप over them। किस टेक्स्ट के अनुसार, यानी किस टेक्स्ट से पता चला है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चला है कि जो अशोक था जो, उसने बुद्ध के रेलिक्स को, उनकी अस्थियों को बहुत सारी जगहों पे उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करवाया बड़े बड़े टाउन्स में, बड़े बड़े किंगडम्स में। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसका मानना था कि जो बुद्ध के रिलिक्स हैं ज्यादा से ज्यादा जगहों पे पहुंचे और रिलिक्स को एक जगह स्थान पे गाड़ के और उसके ऊपर क्या बनवा दो, स्तूप बनवा दो। ठीक है ना, उसके ऊपर क्या बनवा दो, स्तूप बनवा दो। तो इसी पर्पज से उसने लगभग ऐसा कहा गया कि उसने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए इस तरीके से ऑर्डर वगैरह देके। ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है कि उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम क्या था, अशोक वंदना, महापरिबद्ध सुत्ता, या सुत्त पिटिका, या वेसंतारा जातका। What was the name of the text of the Buddhist distributed portion of the Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupa? ठीक है ना। तो उस टेक्स्ट का नाम था, ध्यान रखिएगा हमेशा, अशोक वंदना। ठीक है ना। उस टेक्स्ट का ही नाम था क्या बच्चों, अशोक वंदना नाम था। ठीक है ना। तो दिस इज द राइट आंसर, अशोक वंदना वाज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ द बुद्धास रिलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन। ठीक, तो इसमें सारी बातें वो मेंशन है, यहीं से ही पता चला कि अशोक ने ऐसा भी कार्य किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न है, देखिए और बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। सांची स्तूप इज सिचुएटेड, यानी कहां पर स्थित है, इन विच लोकेशन सांची स्तूप इज सिचुएटेड। तो क्या लग रहा है, देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, नियर टू भोपाल, नियर टू इंदौर, नियर टू दिल्ली, या नियर टू आगरा। सांची का स्तूप आप देखते होंगे, वन ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि कितनी भव्य इमारत, कितनी भव्य बिल्डिंग है जो बनाई गई थी एंशिएंट मोस्ट टाइम में। और उससे हमें काफी कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला कि उस समय किस तरीके से आपके जो स्कल्पचर्स थे पूरी तरीके से किस तरीके से डिपिक्ट हुआ करता था। काफी उसको उस समय के लोग जो थे उसमें काफी पेट्रोनेज दिए, उसको सुरक्षा भी किए। आगे भी चल के जो हमारा नई नई डायनेस्टीज आई, नए नए रूलर्स आए, जब इसकी खोज हुई तो इसको भी काफी लोग ले जाने के लिए, यूरोपियन कुछ लोग इसको, भाई अब इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है, आपके सांची का स्तूप देखेंगे मैप में, तो उसको काफी लोग अपने यहाँ ले जाने के लिए, यूरोपियन जो यहाँ पे ऑफिसर्स थे, जब आपका यूरोप के मतलब आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी, तो यहाँ के कितने अधिकारी लोग, कितने ऑफिसर्स यहाँ पे सोचे कि ये उठा ले चलें, इसका आगे का जो द्वार वगैरह है, गेटवे वगैरह है। लेकिन रूलर्स जो आपके थे वहाँ के,
जहाँ पे आपका सांची का स्तूप है, अभी बता दूंगा तो आप जान जाएंगे, आंसर लीक हो जाएगा। तो उन्होंने काफी बचाने की कोशिश की और अंततः बचा भी पाए। नहीं तो पूरा एकदम समझ लो वही हाल अमरावती का हुआ था। अमरावती भी वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट क्रिएशन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब अमरावती की खोज हुई, अमरावती पाया गया, तो सब उठा ले गए, मूर्ति वगैरह सब अपने यहाँ, कोई घर में लगा लिया तो कोई अपने बालकनी में लगा लिया तो कोई अपने गार्डन में लगा लिया। और किसी से कहा जाता था भैया मत ले जाओ, तो कहते हैं सब ले जा रहे हैं, हम भी ले जाएंगे। ये भी एक सोच होती है लोगों की। तो ठीक, तो ये चीजें देखने को मिली। तो ये कहाँ है सांची का स्तूप? तो सांची का स्तूप है बच्चों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में, नियर टू भोपाल, ठीक है ना। कहाँ पे है? भोपाल में, और वो भी मध्य प्रदेश में। कभी आपसे आप उसमें भी पूछ सकते हैं किस स्टेट में है, तो ध्यान रखिएगा किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ दीज वॉज नॉट द बेगम ऑफ भोपाल? देखो भोपाल की बात हो रही है ना, अभी सांची स्तूप की हमने बात किया, तो यही लोग बेगम लोग थी जिन्होंने काफी लार्ज लेवल पे सांची स्तूप को मॉडिफाई करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब जो एक तरीके से टूट टाट गया था भाई, 600 बीसी के आसपास आपका बना है, तो मजाक बात थोड़ी ना इतने दिनों तक उसको संभाल के रखना, 2500 साल हो गए। तो काफी पेट्रोनेस दिया, काफी संरक्षण दिया, इन द फॉर्म ऑफ कैश, अनुदान वगैरह दिया, ताकि उसको मॉडिफाई करके संभाल के रख सकें। और जो ब्रिटिशर्स थे या जो यूरोपियंस है, जो बाहरी अगर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो थे हमारे सोसाइटी के, कि कम से कम इसको, ये नहीं चाहते थे कि एंशिएंट चीजें हैं, पुरानी हिस्टोरिकल चीजें हैं, ये जैसे हैं इनको एज इट इज रखा जाए, उसको उठा ले जाओ तोड़ ताड़ के, तो उन सब चीजों से रोका, ठीक है ना। उन सब चीजों से ले जाने से भी रोका, और फाइनली उसको प्रिजर्व करके रखने में भी काफी ये लोग मददगार साबित हुए। तो ये वही उन्हीं मददगार, उन्हीं अच्छे लोगों में कौन से थे लोग? बेगम थे, रूलर्स थे। तो ये रूलर्स है, तो इसी में से आपको बताना है कि वो कौन से इसमें रूल, अच्छा नॉट रूलर्स, इसमें से वो कौन है जो रूलर नहीं थे? तो शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, या नूर जहां बेगम, या दोनों, यानी शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, दोनों रूलर नहीं थे, नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दीबाजी में आप ये भी गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया नॉट पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि थे, क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि हमें तो सब आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपको यही बताना है कि इनमें से कौन भोपाल के बेगम नहीं थी। तो सही जवाब अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो एलिमिनेट कर लेंगे, नहीं तो सब देखो एकदम साथ साथ सब बहने लग रही है कि घर परिवार कर रही, कैसे आप एलिमिनेट करोगे, कैसे आप इंटेलिजेंस के माध्यम से इसको सही बताओगे। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन नहीं था? तो जब आप पढ़े होंगे अगर चैप्टर तो तुरंत बता देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान में रखिएगा, शाहजहां बेगम भी आपकी रूलर हुआ करती थी, सुल्तान जहां बेगम भी आपकी रूलर हुआ करती थी, जो नहीं था रूलर वो था नूर जहां बेगम, ठीक है ना। तो हु वॉज नॉट द बेगम ऑफ भोपाल? तो नूर जहां वॉज नॉट द बेगम ऑफ भोपाल अमंग, ठीक है ना। बात सही हो गई। चलिए आंसर आपने निकाल लिया, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, जो बेगम नहीं थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है और आपसे फिर पूछ रहा है, चलिए बताइए, अब जैनिज्म की तरफ, बहुत होगा बुद्धिज्म वगैरह की बातें, जैनिज्म के कुछ क्वेश्चंस आ गए। और द क्वेश्चन इज 24 ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज, यानी जो आपके टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हुए जैनिज्म के, जिनको क्या बोला जाता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल टीचर्स वाज हाउ मेनी? 24 टीचर्स हुए थे आपके जैनिज्म में, गुरु जिसको माना जाता था, हेड, मेन लीडर, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन वाज, पहले कौन थे? आदिनाथ बोला जाता था उनको, फर्स्ट टीचर वाज आदिनाथ। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आदिनाथ को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, जो ज्यादा प्रचलित है, वो है आपका ऋषभ देव। क्या नाम था उनका? ऋषभ देव नाम था।
तो आदिनाथ या ऋषभ देव दोनों एक ही थे और यही पहले गुरु थे, ठीक है ना। आदिनाथ या ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट टीचर। उसके साथ साथ आपके टोटल कितने हुए? 24 टीचर्स, 24 टीचर्स। और उन 24 में हु वॉज द लास्ट टीचर? द लास्ट टीचर वॉज स्वामी महावीर या महावीर स्वामी या वर्धमान जिसको बोलते हैं, जिसके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। तो महावीर स्वामी वॉज द लास्ट टीचर, ठीक। और महावीर सेम नाम। और एक इनके पहले 23 नंबर पे थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ नाम था। तो अगर देखा जाए तो इन्हीं 3 लोगों के बारे में भी हमें जानना होता है, बाकी 24 के बारे में हमें नहीं जानना है। कौन कौन से, सबका नाम बताओ, सबका क्या सिंबल था, सबके क्या। एग्जाम वगैरह में इन्हीं 3 के बारे में ही आपसे पूछा जाता है। पहले कौन थे? ये आपके फाउंडर की तरीके से धर्म की शुरुआत किसने की। फिर उसके बाद पार्श्वनाथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ का इसलिए आ जाता है क्योंकि सबसे ऑथेंटिक सोर्स वगैरह इनके बारे में जानकारी वगैरह हमें एग्जैक्ट मिलती है, ठीक है ना। और बाकी फाइनली जिसके बारे में तो सब कुछ है आपके पास, वो थे महावीर स्वामी, रियल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म, ठीक है ना। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया ये कहलाते क्या थे। देखो टीचर तो हर एक जगह कहलाएंगे, हमारे यहाँ भी जो हमारे सबसे गुरु होंगे टीचर कहलाएंगे, चाहे सिखिज्म में टीचर ही कहलाएंगे, जो हमें ज्ञान दे, जो हमें सन्मार्ग पे ले जाए, वही टीचर है। लेकिन अलग अलग धर्मों में उसका नाम अलग तरीके से कहा गया है। तो जैनिज्म में भी वही अलग तरीके से नाम कहा गया है कि उनको क्या कहा जाता था? तीर्थंकार कहा जाता था टीचर्स को, या जातक कहा जाता था टीचर्स को, या जिनास कहा जाता था टीचर्स को, या वर्धमान कहा जाता था टीचर्स को। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता था? उनको तीर्थंकार कहा जाता था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन खूब आया है और आएगा भी आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो उनको क्या कहा जाता था? तीर्थंकार कहा जाता था, ठीक। टीचर्स को क्या कहा जाता था? तीर्थंकार कहा जाता था। देयर वर 24 तीर्थंकार एंड द फर्स्ट तीर्थंकार वाज ऋषभ देव एंड द लास्ट तीर्थंकार वाज महावीर स्वामी, ठीक है ना। इतना ध्यान में रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सही जवाब आपको पता चल गया, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, एट विच प्लेस, किस प्लेस पे लॉर्ड बुद्धा अटेन ट्रू इनलाइटमेंट। यानी इनलाइटमेंट मतलब जिसको आप बोलते हो निर्वाण की प्राप्ति, या इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस जगह पर? जो इन्होंने कितने साल तपस्या की? लगभग 29 ईयर्स की एज में घर से निकले, 35 ईयर्स, मतलब इन्होंने अपना अटेम्प्ट कंप्लीट किया एग्जाम दे दे के। फाइनली एग्जाम में कब सफल हुए? तो ये 35 ईयर्स की अवस्था में एक पीपल के पेड़ के नीचे। आपसे भी एग्जाम में पूछ लेते हैं किस पेड़ के नीचे? तो पीपल का पेड़ था, ठीक है ना। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो किस स्थान पे हुई, ठीक है ना। और ये ज्ञान की प्राप्ति का सिंबल क्या था, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये एक पेड़ के नीचे हुई, इसलिए इसका सिंबल भी क्या था? ट्री था। क्योंकि आपके मैच द फॉलोइंग में सिंबल वगैरह भी पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग में आपसे सिंबल वगैरह भी पूछेंगे कि किस चीज से कौन सा चीज आपका क्या था? लिंक था। तो ये आपको बताना होगा। तो जैसे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई पेड़ के नीचे हुआ, तो उसको किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है? आपके ट्री से, ठीक है ना। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो इनका इनलाइटमेंट हुआ, तो वो किससे प्राप्त, किससे सिंबलाइज है? ट्री से सिंबलाइज है। फिर इनका जन्म, इनका बर्थ वगैरह भी किससे सिंबलाइज किया गया है? लोटस से किया गया है, यानी कमल के फूल से, खिलते हुए हाथी के पेट से कमल का फूल निकल रहा है, तो सिंबलाइज किया गया बर्थ लोटस से। तो भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद इनको क्या हुआ? इनलाइटमेंट हो गया। फिर इनलाइटमेंट के बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया? समन्स, भाषण, उपदेश अपने देने शुरू हुए, मतलब ज्ञान बांटना शुरू किए। भाई अब जब तक जिएंगे तब तक लोगों को ज्ञान के मार्ग पे ले आएंगे। तो फिर जब ये ज्ञान बांटना शुरू किए, तो उसको सरमन को, यानी जो फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया, वो क्या था? दैट वाज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन,
ठीक है ना, उसको क्या कहा गया, उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो वो किससे डिनोट किया गया, व्हील से किया गया। ठीक है ना, व्हील किसका प्रतीक था, धर्म चक्र का प्रतीक था। ठीक है ना, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, महापरिनिर्वाण, डेथ हो गई इनकी। ठीक है ना, तो वो सब भी क्या किया गया, हर चीज को सिंबल से। रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब क्या, जब उन्होंने घर छोड़ा। ठीक है ना, रिनंसिएशन जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो किस चीज का प्रतीक था, क्या सिंबलाइज किया गया, हॉर्स का सिंबलाइज किया गया। ठीक है ना, हॉर्स को सिंबलाइज किया गया, यानी घर छोड़े सब लोग घोड़े बैठ के गए थे रथ पे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो इनलाइटमेंट हुआ था पेड़ के नीचे, तो किस स्थान पे हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जगह का नाम था बोध गया। और ये बोध गया कहां पे है, बिहार में है। ये भी ध्यान में रखिए। क्या ऑप्शन में है इसमें, हाँ सर ऑप्शन में है, ये है राइट आंसर। ठीक है ना, तो बोध गया इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जो कि कहां पे है, बिहार में है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या। अब हमने देख लिया, एनलाइटमेंट देख लिया कहां पे हुआ, बोध गया। मतलब इनके जितने भी मतलब जीवन से रिलेटेड जितने भी इनके वर्क हैं, इट इज एसोसिएटेड विद सम प्लेसेस। ठीक है ना, तो एनलाइटमेंट हमने करवा दिया बोध गया में। अब इनमें से कौन सी जगह है जहां पे उनका बर्थ हुआ था या बर्थ प्लेस था। तो क्या वो कलिंग था, या सारनाथ था, या लुम्बिनी था, या कुशीनगर था। बताइए जहां पे उनका जन्म हुआ। तो ध्यान में रखिएगा, जो उनका जन्म हुआ, पहली बात तो कलिंग देख लो, कलिंग से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। कलिंग वगैरह तो आपका अशोक के समय कलिंग युद्ध वगैरह याद है, उड़ीसा में है, तो ये तो है ही नहीं। तो बचा तीन। तो सारनाथ, तो सारनाथ किस लिए फेमस था, जब इनको एनलाइटमेंट हो गया। तो एनलाइटमेंट जब हुआ इनका, तो जो सबसे पहला इन्होंने उपदेश दिया, जो सबसे पहले इन्होंने सरमन दिया अपना, ठीक है ना, जो सबसे पहला उपदेश दिया, तो वो कहां पे दिया, आपका सारनाथ में दिया। ठीक, अब ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, सारनाथ इज लोकेटेड एट विच प्लेस, या कहां पे स्थित है सारनाथ। तो ध्यान में रखिएगा, सारनाथ आपका कहां पे स्थित है, यूपी के वाराणसी में। ठीक है ना, वाराणस आप देख रहे हैं, वाराणस काशी विश्वनाथ बनारस बाबा की नगरी, तो बनारस में स्थित आपका यूपी के सारनाथ। ठीक है ना, लुम्बिनी बचा, कुशीनगर बचा। तो कुशीनगर में क्या है, किससे रिलेटेड है, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, कभी पूछ लें कि जन्म का आपको पता है तो मरण कहाँ हुआ था, तो महापरिनिर्वाण जो इनका हुआ था वो हुआ था आपका कुशीनगर में। तो फिर फाइनली कौन बचा, लुम्बिनी। ठीक है ना, तो लुम्बिनी में ही इनका क्या हुआ था बच्चों, बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है ना, लुम्बिनी नामक स्थान पे जो कपिल वस्तु में पड़ता है। ठीक है, नेपाल में फिलहाल प्रेजेंट में है। तो ये सब क्या है, धर्म स्थल है। बुद्धिज्म के लिए ये सब तीर्थ स्थल है। जैसे मान लीजिए चारों धाम है, तो एक तरीके से जन्म मरण और समन और इनका इनलाइटमेंट वगैरह ये सब एक तरीके से तीर्थ स्थान है इनके लिए। तो इनको तो हमेशा जमान पे रटे रहना चाहिए, कहाँ पे क्या है कैसे है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वॉज कॉल्ड, यानी जो एक नया ट्रेडिशन आया, नया ट्रेडिशन इन द सेंस क्या, जो एक तरीके से पहले से चलता आ रहा था, ओनली बुद्धिज्म। ठीक है ना, तो ओनली बुद्धिज्म के साथ साथ फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपको जैसे बताया, जब आप याद करो, जब डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मणिज्म देखने को मिला, वर्ण सिस्टम देखने को मिला, तो सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हुए, न्यू बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई। तो फिर उसमें जैनिज्म बुद्धिज्म भी देखने को मिला। जैनिज्म बुद्धिज्म ने भैया कहा कि सब बराबर है हमारे यहाँ, कोई छोटा मटा नहीं, तो सब लोग आना शुरू हो गए, पूरा भीड़ इकट्ठा शुरू हो गया। जितने प्रताड़ित किए गए, बाकी जो नहीं प्रताड़ित किए गए, जिनको अच्छा लगा वो सब आए। लेकिन जब सब पूरा भर जाएंगे, अब समझ लो अलग अलग तरीके से लोग, अलग अलग जात से, अलग अलग धर्म गोत्र, मतलब पूरा एकदम हर एक परिवार, हर एक पूरा सोसाइटी के हर एक पार्ट के लोग जब आ गए, तो भाई अब जब तरह तरह के लोग रहेंगे तो तरह तरह के विचारें फिर उत्पन्न होंगी, फिर नए नए सोच बिलीफ्स आएंगी। तो फिर वही बुद्धिज्म जो एक सिंगल बॉडी हुआ करती थी, सिंगल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखती थी, इसमें भी अलग अलग विचारधाराएं बिलीफ्स डेवलप होना शुरू हो गई।
और जब नई नई विचारधाराएं अलग अलग प्रैक्टिसेस आना शुरू हो गई, तो उन्हीं विचारधाराओं के आधार पे ये भी क्या हो गया, फाइनली स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया, तो वो जो स्प्लिट हो गया यानी बट गया दो भागों में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, तो वही आपका एक पार्ट क्या कहलाया, हीनयान कहलाया, और दूसरा क्या कहलाया, महायान कहलाया। ठीक है ना, एक हीनयान कहलाया, दूसरा क्या कहलाया, महायान कहलाया। तो महायान, हीनयान क्या था, हीनयान वो लोग थे जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे चल रहे थे, पहले जैसे था उसी को फॉलो करते थे। ये थे जो अपने आप को नया थोड़ा हमने कहा समझ रहे थे, कुछ नयापन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पुराने ढर्रे पे चल रहे थे, तो कहते थे भैया हम बुद्ध को भगवान नहीं मानते, वो एक इंसान थे, हमारे बीच आए, हमें सारा ज्ञान दिए, हमारे लिए पूजनीय हैं। ठीक, तो एक तो ये था। ये अपना कहते थे हम आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, जब उनको भगवान नहीं मानेंगे ना कुछ समझेंगे, वो तो सब निराकार है, तो उनकी पूजा करेंगे। तो ये जो पुराने आपके ट्रेडिशन या पुराने फिलॉसफी पे ही चल रहे थे, तो वो क्या कहलाए, आपके हीनयान कहलाए। जो न्यू ट्रेडिशन, न्यू परंपरा पे आपको देखने को मिले, वो क्या कहलाए, महायान। तो वही आपसे इसमें पूछ रहा है, जो नया ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया बुद्धिज्म का, तो वो क्या कहलाया, क्या वो श्वेतांबर कहलाया। तो आप कहोगे श्वेतांबर तो सर कहीं और पढ़े थे, हाँ सही बात, कहीं और पढ़े थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर आपने पढ़ा था, ठीक है ना, श्वेतांबर और दिगंबर आपने पढ़ा था। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर कौन थे, ये तो जैनिज्म, ये भी टूटे फूटे आपस में। जैनिज्म भी पहले एक में होता था, लेकिन उसमें भी अलग अलग आपके विचारधाराएं, अलग अलग डिफरेंसेस, सारी चीज बिलीफ आना शुरू हो गई। तो वो भी क्या हो गया, वो भी दो पार्ट में बट गया। कुछ लोग कहते थे आसमान ही हमारा वस्त्र है, हम एकदम न्यूड रहेंगे, ये कौन बात भैया। ठीक, और कुछ लोग कहते थे नहीं, हम व्हाइट क्लेड रखेंगे, अपने मेन पार्ट्स को ढक के रखेंगे। तो इसमें अलग अलग विचारधारा भी बढ़ गए, श्वेतांबर दिगंबर भी। ठीक है ना, तो ये दोनों तो भैया देखो गलते हो गया, हीनयान महायान बचा। ये जो दोनों हैं, ये भी आपके कौन है, बुद्धिज्म से स्प्लिट हुई है। तो हीनयान आपको बताया ही मैंने कि ये किस पे बिलोंग करते थे, विश्वास करते थे, बिलीव करते थे, ओल्ड ट्रेडिशन पे। तो ये बचा आपका महायान, यही क्या था, आपका न्यू ट्रेडिशन था। बात समझ में आ गई। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, महायान। बात क्लियर, चलिए वेरी गुड। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूप वाज एट, कहां पर सबसे ज्यादा मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूप था, इनमें से कौन, What was the most splendid स्तूप was, कहां पर स्थित था, जो सबसे भव्य और सबसे विचित्र, सबसे बेहतरीन था। बताइए, अमरावती, सांची, भूमरा या सहजी धेरी, कौन सा था जो मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपों में से था। तो ध्यान होगा, आपको बताया था सांची सबसे मोस्ट स्प्लेंडेड में से था, और उससे भी कहीं अगर मोस्ट स्प्लेंडेड की बात करेंगे, बेहतरीन बात करेंगे, तो दैट वाज अमरावती। अमरावती का लेवल कुछ और ही था। जब उसको पाया गया तो उसमें ऐसी ऐसी मूर्तियां, ऐसी ऐसी कलाकृतियां, ऐसे ऐसे स्कल्पचर्स मिले जो आपको एकदम शॉक्ड कर देंगे। लेकिन वही फाइनली उसको बचाया नहीं जा सका, सब उठा ले गए, लूट ले गए। लूट ले गए मतलब वही बड़े बड़े लोग लूट ले गए। कोई आम सिंपल आदमी होता तो कहता नहीं चलो पुरानी चीजें हैं, इतनी महान कलाकृतियां हैं, इतनी महान स्कल्पचर्स हैं, तो इनको हम प्रिजर्व करके रखें, आगे आने वाली जनरेशन भी देखेंगे, जानेंगे कि कैसे हुआ करता था, हम भी देखेंगे, निहारेंगे, अरे वाह, कि पहले बनाए जाते थे इस तरीके से आपके स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, तो लोग विश्वास नहीं करते थे खुद के जो जो आर्किटेक्चर थे, यार मैंने बना दिया ऐसा। तो ये सब था, लेकिन ये लोग उसको भी प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, फाइनली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अमरावती जो है सबसे ज्यादा मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपों में से एक आता है। ठीक है, बाकी सांची तो था ही, ये लोग भी थे, लेकिन अमरावती इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो सांची स्तूप सिचुएटेड नियर टू भोपाल, क्या सांची स्तूप भोपाल के निकट स्थित है। दूसरा ऑप्शन है, सांची स्तूप वाज प्रिजर्व्ड बाय द बेगम्स ऑफ भोपाल, यानी जो भोपाल की बेगम थी, जिनके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए थे, शाहजहां बेगम,
ये लोग जो थी, तो क्या ये लोग ने प्रिजर्व करके रखा, लोगों से लूटने से बचाया? एंड द सी ऑप्शन, सांची स्तूप बिलोंग्स टू बुद्धिज्म। क्या बुद्धिज्म से बिलोंग करता है सांची स्तूप? एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। तो आप सारी चीजों को अगर पढ़े होंगे, हर चीज को जान रहे होंगे, तो आप सही जवाब तुरंत बता देंगे। सर मुझे तो सब सही लग रहा है, क्योंकि सांची स्तूप भोपाल में है, एमपी में है, तो दैट्स मीन से भी सही जवाब। फिर उसके बाद सांची स्तूप वाज प्रिजर्व्ड बाई बेगम साहब भोपाल, हाँ सर हमने ये भी पढ़ा है, बिल्कुल सही जवाब। फिर सांची स्तूप बिलोंग टू द बुद्धिज्म, ऑब्वियस सी बात है, स्तूप वगैरह किससे बिलोंग करते थे? आपके जो रिलिक्स वगैरह हुआ करती थी बुद्ध की, मॉन्क्स की, तो उसी के ऊपर ही स्तूप वगैरह बनाए जाते थे, तो ऑब्वियस सी बात होगी बुद्धिज्म से करेगा। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना? क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑल ऑफ दीज इज द 100% राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, सारी चीजों को एनालिसिस करके फिर से एक बार, जब आप एमसीक्यू वगैरह पढ़ने के बाद फिर से एग्जाम से पहले भी सारी चीजों को देख लीजिए, क्योंकि चीजें भूल जाती हैं, ये ह्यूमन नेचर है। कितना याद करोगे, कितना फैक्ट याद करोगे? ठीक है ना? चलिए, which of the symbol of the empty seat symbolize? ठीक है ना, जो खाली सीट है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है बुद्धिज्म में? बताएं बच्चों। तो 4 ऑप्शंस। फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, यानी बुद्धा ने जो पहला उपदेश दिया था, दैट वाज बिलोंग्स टू एम्प्टी सीट। एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध के लाइफ के एक इवेंट को बिलोंग करता है। विजडम ऑफ द बुद्धा, या उनके विजडम को आपके डिस्क्राइब करता है, या मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। व्हाट इज द राइट आंसर? सिंबलाइज द एम्प्टी सीट। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा, जो एम्प्टी सीट है वो सिंबलाइज करता है मेडिटेशन ऑफ बुद्धा से रिलेटेड। ठीक है ना, मेडिटेशन ऑफ बुद्धा से रिलेटेड एम्प्टी सीट, मतलब आपको मेडिटेट करना है, सीट आपकी खाली है। ठीक, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मेडिटेशन ऑफ द सीट्स। आगे बढ़े, चलिए। Which of the following is the most important idea in Jainism? इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आइडिया, कौन से विचार थे, बिलीव्स थे जो जैनिज्म के थे? तो 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, यानी आपको क्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी इंद्रियों पर विश्वास करना है ताकि आप इधर उधर भटके ना, अपने आप को क्या करना है, कंट्रोल योरसेल्फ। एंड द ऑप्शन नंबर बी, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, पूरी दुनिया एक तरीके से क्या है, क्षणिक मात्र है, एनिमेटेड है, सब लिखा पढ़ा है, हर चीज है, आपके कर्म हैं, आप उसी का आधार पे बर्थ लेंगे, जन्म लेंगे, पूरी दुनिया क्या है, एनिमेटेड है, पूरा रची हुई है। थर्ड ऑप्शन इज बिलीव इन नॉन वायलेंस, यानी जैनिज्म नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। हाँ, बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, इतना बिलीव करते थे कि वो तो कहते थे कि भैया मुंह पे पट्टी बांध के रखो ताकि कोई आपके अंदर ना चला जाए, कोई सेल, कोई पार्टिकल ना चला जाए, कण कण में जीवन व्याप्त है। एक बच्चा भी कहेगा कि अच्छा पत्थर में कोई जीवन नहीं है, पत्थर पत्थर है, वो कहते तो नहीं, पत्थरों में भी जान है। ठीक है ना? फिर कहते थे एग्रीकल्चर ना करो, एग्रीकल्चर करोगे, कोई काम करोगे खेतों में, तो कितने छोटे छोटे जानवर, इंसेक्ट्स मारे जाएंगे, तो ये कौन इतना रिजिडिटी रहेगा। लेकिन हाँ, नॉन वायलेंस का लेवल एक्सट्रीम लेवल पे था। ठीक, उसके बाद asceticism and penance are the required to free oneself from the cycle of karma। ठीक है ना, जो यानी कर्म का साइकिल है, वर्थ रिवर्थ है, उसको आप मुक्ति पा सकते हैं किन रास्तों से? से ज्यादा आप तप करके अपने आप को कष्ट देके, और उन सब बंधनों से मुक्त हो सकते हैं अगर आप एसेसिज्म का लेवल हाई रखें, अपने आप को हर चीज से, मुक्ति माया से आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो आपको क्या होगा, निर्वाण की, वही आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस हैं सारे, गलत कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा
most important idea was the entire world is animated. यानी इंटायर पूरी संसार जो है पूरा क्या है कि एनिमेशन की तरीके से है, जो हर चीज चल रहा है शाश्वत है, जो समय के साथ साथ बना है, समय के साथ साथ खत्म हो जाएगा, सब नेचर है, सब उसी में मिल जाएंगे, उसी में खत्म जाएंगे, पूरा संसार क्या है एनिमेशन की तरह है. तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न बच्चों, ये तो लीक हुआ क्वेश्चन है, ये तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है. वेयर डिड बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट? तो कहां पे हुआ था? बोध गया इन बिहार. ध्यान में रखिएगा, बोध गया इन बिहार, जहां पे इनको इनलाइटमेंट हुआ. ठीक, अगला प्रश्न पूछें, चलिए देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं. हु प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूप? यानी जो सांची का स्तूप था, आपको बताया होगा, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूंगा. जब क्या होने लगा कि उसका डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, उसको प्रिजर्व करने वाला कोई नहीं था, रिकंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं था, उसके साथ साथ उसको लूटने वाले बहुत थे, संभालने वाले कम थे, डिस्ट्रॉय करने वाले बहुत थे, और उसको एक तरीके से इंपॉर्टेंस देने वाले बहुत कम लोग थे. तो फिर फाइनली उसको प्रिजर्व किसने किया, बचाया किसने, वो क्रेडिट किसको जाता है? तो देयर आर 4 ऑप्शंस. जॉन मार्शल. जॉन मार्शल जो आपके क्या थे? हु वाज दैट? डायरेक्टर जनरल. कौन थे? डायरेक्टर जनरल थे. किसके? एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एट विच टाइम? ये थे भाई साहब 1924 के समय. ठीक है ना, 1924 के समय आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? ये डायरेक्टर जनरल थे. और इन्हीं के समय ही, कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, क्या थी? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसी सिविलाइजेशन को इन्होंने क्या किया था? दुनिया के सामने पेश किया था, बताया था. टू इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड अबाउट Indus Valley civilization, which was one of the most urbanized civilization in the world, जो दुनिया की महान सभ्यताओं में से एक थी. तो उसके बारे में बताया. जब 1921 में क्या किया गया? इसके बारे में पता लगाया गया. तो सबसे पहले पता लगाया, सबसे पहले किसी ने डिस्कवर किया, हु वाज दैट? दयाराम साहनी. इनका भी नाम मत भूलिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे. ठीक है ना, हु वाज दैट? दयाराम साहनी डिस्कवर्ड हड़प्पन साइट्स इन 1921. एक साल बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द कैपिटल सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, नोन एज कैपिटल सिटी, पूछ लिया जाएगा. क्या थी कैपिटल सिटी? मोहनजोदाड़ो. क्या था? मोहनजोदाड़ो. तो मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर किया? हु वाज दैट? आर.डी. बनर्जी. इन दोनों का नाम याद रखना अपने घर परिवार के लोगों की तरह, कब पूछ ले एग्जाम में कुछ पता नहीं रहता. ठीक है ना. तो हु वाज दैट? आर.डी. बनर्जी. इन विच ईयर? 1922. तो जब 1921, 1922, 1921, 20 में सारी चीजें सामने आ गई, तो वही 1924 में आपके डायरेक्टर जनरल साहब ने सबके सामने बात रखी. तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं. 1920 की बात है, तो प्रिजर्वेशन का सवाल इनके साथ कुछ आता नहीं. दूसरा है अलेक्जेंडर कैनिंघम, तीसरा ऑप्शन है. अलेक्जेंडर कैनिंघम भी आपके क्या थे? एएसआई थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे. और ये डायरेक्टर जनरल जो थे, किस नंबर के थे? पहले नंबर के. हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कौन था? अलेक्जेंडर कैनिंघम थे. इनको भी याद रखिए, दोनों को याद रखना आपको, क्योंकि आपसे पूछ भी लेगा हु वाज द फर्स्ट एएसआई, तो कैनिंघम भी रहेंगे, जॉन मार्शल भी रहेंगे, व्हीलर रहेंगे, 3-4 नाम रहेंगे आपके सामने. लेकिन था कौन? तो याद रखिएगा, आपके अलेक्जेंडर कैनिंघम थे. ठीक है ना. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी. ये पहले थे, और ये आपके कौन से थे? ये आपके किस नंबर के? नंबर तो आपको अभी इस बीच फर्स्ट से लेके 19, ये आपके 1860 में है, समझ लीजिए, समझ क्या लीजिए, 1860 के आसपास थे आपके अलेक्जेंडर कैनिंघम. ये 1924 के आसपास है. तो इसमें कम से कम 2-4-6 तो आए होंगे, तो उतना तो हमें जानने की जरूरत नहीं. हमें उन्हीं लोगों के बारे में जानना होता है जो हमारे एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए, या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ रहे उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ.
ठीक है ना। तो इनके साथ हुआ भाई क्या इवेंट हुआ, भैया हमें पहला था। इनके साथ क्या वो हुआ, भैया हमारे समय में हड़प्पा वगैरह खोजा गया, तो भाई इसलिए प्रश्न बन जाता है। ठीक। फिर उसके बाद आ गए नन ऑफ दिस है, नन ऑफ द एबव है, लेकिन नन ऑफ द एबव राइट आंसर नहीं है। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बेगम ऑफ भोपाल। यानी भोपाल की जो बेगम्स थी उन्होंने ही इसको क्या किया, प्रिजर्व किया, संभाल के रखा, लूटने से बचाया, लोगों को ले जाने से बचाया, और फिर फाइनली उसको कंस्ट्रक्ट मॉडिफाई वगैरह करके मतलब संभाल के उसको रखने में काफी मदद किया। ठीक, आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन स्तूप। स्तूप आपने देखा होगा, तो जैसे सांची का स्तूप मैंने आपको दिखाया, तो नीचे देखे रहे होंगे आप, पूरा परिक्रमा, पूरा एंट्रेंस गेट के साथ आपका क्या करने घूमने का वो था। फिर ये समझ लीजिए आपका स्तूप है, ठीक है ना, स्तूप है। फिर उसके बाद कुछ कुछ आकृतियां बनी रहती थी, फिर एक ऊपर ऐसे करके ऐसे बना रहता था। ये समझ लीजिए आपका स्तूप है, हंसना मत क्योंकि हमने रफली बनाया है। तो यही पूछ रहे हैं, इस स्तूप में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसा कौन सा पोर्शन है जो क्या किस लाइक स्ट्रक्चर है, बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है। उसको क्या कहते हैं, तो उसको अंड कहते हैं, या उसको हर्मिका कहते हैं, उसको यष्टि कहते हैं, या उसको छत्री कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। तो देखिए सबसे पहले अंडा, तो अंड किसको कहते हैं, तो जब आप स्तूप का ऊपर वाला देखते होंगे तो किस फॉर्म में है, सेमी स्फेरिकल के फॉर्म में है। तो वो ये वाला पोर्शन जो है ना, अपर पोर्शन, ये वाला पोर्शन समझ लो, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, अंड बोलते हैं। समझ लो अंडकार, अंडा भी तो आपका एग भी तो इसी तरीके से होता है। तो ये वाला पोर्शन अगर हम निकाल दें और उसके ऊपर रख दो तो एक अंडे की तरीके से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है आपका, तो अंड है, तो अंड वाला ये वाला पोर्शन बोलेंगे तो वो क्या है, अब ये बालकनी की तरह स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो दैट मींस दिस इज द रॉन्ग। फिर उसके बाद 3 बचे हर्मिका, यष्टि और छत्री, ठीक है ना। तो छत्री जो है आपका, छत्री मतलब छत्र का आकार, ठीक है ना। तो छत्री जो है, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो, यहीं पे ही एक छत्र टाइप लगा हुआ है, तो दस लाइक अम्ब्रेला, छत्री मतलब अम्ब्रेला की तरीके, छाता की तरीके से, तो ये वाला छत्री हो गया, तो यानी ये भी गलत हो गया। एस्ती जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, यहीं पर ही ये वाला जो पोर्शन जो नुकीला आकार का दिख रहा है, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, एस्ती बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी आपसे बालकनी वाला स्ट्रक्चर पूछा गया है ना, फिर आपसे घुमा के कोई और भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो फिर अस्थि वाला पोर्शन हो गया, अब बचा हर्मिका। तो ऑब्वियस बात, जब सब सारा चीज आप बता दिए कौन कैसा होता है, तो इसका मतलब बालकनी वाला स्ट्रक्चर किसकी तरीके से होगा, हर्मिका, वो उसको कहलाएंगे, बालकनी लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहलाएंगे, हर्मिका कहलाएंगे, ध्यान में रखिएगा। और हर्मिका आपका बचा कौन सा पोर्शन, दिस पोर्शन, तो ये वाला ही आपका क्या हो जाएगा, हर्मिका हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए बालकनी की तरह नहीं है, ऐसे घूम तो ऐसे कर गए, ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हर्मिका हो जाएगा, ठीक है ना। तो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप इज कॉल्ड हर्मिका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहले ये सब देख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनकरेक्ट करेक्ट, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ा गए तो पता चला इनकरेक्ट करेक्ट दिया है तो सब आप मार के चले आओगे, इनकरेक्ट दिया है तो ध्यान ही नहीं दोगे। तो ये चीज देना है कि इनकरेक्ट, which of the following is incorrect regarding the lively discussion around debates in the Buddhist text। यानी जो डिस्कशन हुआ करता था, डिबेट्स हुआ करता था जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दिया है, तो उनमें से कौन सा गलत है। यानी जो डिस्कशंस करते थे, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, जो उस समय मॉन्क्स हो गए, या जो और भी पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी हो गए, तो जो डिस्कशन किया करते थे उसमें से कौन सा गलत है। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। पहला, डिबेट्स टूक प्लेस इन कुटागारशाला। क्या जो डिबेट्स वगैरह जो हुआ करते थे, आर्गुमेंट्स जो हुआ करते थे, वो गुटाशाला कहलाता था।
हाँ, गुटाकशाला कहलाता था। क्यों? क्योंकि वो एक प्लेस हुआ करता था जहां पे इस तरीके से एक छत्र छाया टाइप बना रहता था और वहां पे लोग बैठते थे और उस वहां पे क्या हुआ करता था, डिबेट वगैरह हुआ करता था। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते थे आप? कुतर्कशाला बोलते थे। ठीक है ना? जहां डिबेट वगैरह हुआ करते थे। फिर उसके बाद मेनी ऑफ टीचर्स क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ वेद, यानी वेदों पे भी क्या क्वेश्चंस उठाए गए, वेदों पे भी क्या कहा गया कि नहीं, वेदों की अथॉरिटी को मैं नहीं मानूंगा। इसीलिए तो बुद्धिज्म जैनिज्म आया। इसीलिए तो बुद्धिज्म आया जो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानेगा, क्योंकि वेदों ने पूरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दी थी सोसाइटी में, ब्राह्मणिज्म पूरा एकदम दबदबा कायम कर दिया था। तो उन्हीं चीजों को, तो उन्हीं लोगों को चैलेंज करना है, उन्हीं की अथॉरिटी को ना मानना, क्योंकि ये लोग किसके हिसाब से थे, ब्राह्मणिज्म वगैरह, वेदों की अथॉरिटी, जो वेद में लिखा है, वो जो मनुस्मृति में लिखा है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो जब वो चीज देखने को मिल गई तो फिर क्या होगा, अब उसको वही, इसीलिए तो हमने एक नया विचार, एक बिलीफ प्रैक्टिसेस को लेके आए हैं, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और जब उसी को हम फॉलो करेंगे, भैया तुमको चैलेंज करेंगे, तुमको क्रिटिसाइज करेंगे, तुम्हारी अथॉरिटी पे क्वेश्चन उठाएंगे कि जो तुम समाज को बांट के रखे हो कर्म के आधार पे, राजा का बेटा राजा होगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ये कौन सी बात होती है? अगर हम पढ़ लिख लिए, बड़े बन गए, तो हम ऊपर नहीं जा सकते, कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते कि जिंदगी में हमारे पिताजी जिंदगी पानी पिलाए हैं, झाड़ू लगाए हैं, तो हम भी वही करेंगे? तो ऐसा तो है नहीं। तो इन्होंने वेदास के अथॉरिटी पे क्वेश्चन उठाया। फिर उसके बाद, इन दीज डिबेट्स द किंग ट्राइड टू कन्विंस वन अनदर as well as lay persons about the validity of the philosophy on the way they understood the world. ये कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड है। चौथा देख लेते हैं। इफ अ फिलोसफर succeed in convincing one of his rivals, the followers of the latter also become his disciples. यानी डिबेट में अगर कोई किसी को हरा देता है, कोई आर्गुमेंट्स में जीत जाता है, तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा कि जो हारा हुआ व्यक्ति है वो उसका क्या बन जाएगा? गुरु न बन के चेला बन जाएगा कि भैया हम हार गए, सरेंडर करते हैं, भैया माफ कर दो। यानी आर्गुमेंट्स में, डिबेट्स में अगर जो आपका प्रतिद्वंदी, आपका जो कंपटीटर हार गया, तो आपका फॉलोअर बन जाएगा। ये भी बुद्धिज्म टेक्स्ट में जानने को, देखने को मिलता है। तो जब ये मिलता है, ये मिलता है, एकदम सही बात, ये मिलता है, तो पक्का ये नहीं मिलता होगा, ये आंसर नहीं है। और एमसीक्यू का क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा ट्रिक, अगर कोई ऑप्शन सारे ऑप्शंस में सबसे ज्यादा बड़ा हो या 2-3 लाइन का हो, तो उसके गलत होने की संभावना है। गलत होने का मतलब कि यही आपका आंसर होगा, यानी इसमें से पूछा था इनकरेक्ट, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये ट्रिक है अंदर का, चीटिंग ट्रिक। ठीक है ना? आपको आंसर निकालना है तो सबसे 99.99%, ठीक है, 99.99% आंसर सही माने जाते हैं अगर कोई ऑप्शन सबसे बड़ा हो चारों में, और 99.99999% चले जाओ अगर वो डी में हो, बड़ा वाला ऑप्शन, तो 100 में 100 समझ लो। बहुत रेयर आप गड़बड़ा सकते हैं, आंख बंद करके उसी को मार दो अगर डी में वो रखा हो। ठीक, तो ये सब कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। तो सही जवाब इसके हिसाब से हो जाएगा सी इज द इनकरेक्ट, दैट्स मींस यही आपसे पूछ रहा था। ओके, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि जैनिज्म वाज स्टार्टेड बाय ऋषभ देव, यानी जैनिज्म को ऋषभ देव ने स्टार्ट किया था। सही बात है भाई, जैनिज्म तो ही किए थे। हमने क्या पढ़ा था? हाउ मेनी तीर्थंकार? देयर वर 34 तीर्थंकार एंड फर्स्ट वन वाज ऋषभ देव। ठीक है ना? पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। तो इन्हीं ऋषभ देव इज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, आदिनाथ इनको कहा जाता था। इनका सिंबल वगैरह भी था, सबका अलग अलग सिंबल था, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है ना? सबका अलग अलग सिंबल था। तो इनका सिंबल था आपका बुल। ठीक, तो ये हमें पता चला कि भैया जैनिज्म वाज स्टार्टेड बाय ऋषभ देव। फिर उसके बाद लॉर्ड महावीर वाज द 24 तीर्थंकार। ये भी हमने चर्चा कर लिया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि
फर्स्ट वन वॉज ऋषभ देव एंड द लास्ट वन वॉज यानी 24 तीर्थंकर वॉज महावीर स्वामी, या जिसको वर्धमान महावीर कहा गया। ठीक है ना, ये बात भी बिल्कुल सही साबित हो रही है। और तीसरी बात क्या यहां पे आ रही है बच्चों, टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर गिवन इन एंगर, यानी जो टीचिंग दिया जाता था, जो शिक्षा दी जाती थी, दैट वाज गिवन इन एंगर। ये भी बात हमने चर्चा कर ली, ये भी हमारे पोर्शन में था। एंड द लास्ट वन इज जैनिज्म स्टार्टेड संघ टू स्प्रेड मैसेजेस। ठीक है ना, मैसेजेस यानी जैनिज्म ने संघ की स्थापना की अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। क्या हमने ऐसी कहीं चर्चा की है? क्या जैनिज्म में संघ हुआ करते थे? नहीं। ठीक है ना, जैनिज्म में संघ वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, मतलब जो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 क्या किसी ऑप्शन में है आपके? हाँ सर हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि क्या होगा सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं सर, फिर कहां से देखें? तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो फिल्टर करके सारे क्वेश्चंस आए, जितने भी आपने पढ़ा, काफी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। कितने आंसर, पूरा आशा है कि आपने जितना 20-22 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन जो भी होंगे इसमें, उसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपको कंफ्यूज किए होंगे, जबकि पढ़ने के बावजूद भी। इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह का भी डिस्कशन या क्वेश्चन वगैरह करते सबसे ज्यादा फायदा करता है आपका, जो आपने सारी पढ़ाई पढ़ ली। ठीक है ना, क्या हो गया? ठीक, सारी पढ़ाई आपने पढ़ ली और उसके बाद अगर आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किया तो आपका जान लीजिए कॉन्फिडेंस लेवल नीचे रहेगा, आपका ज्ञान भी कहीं न कहीं लैग करेगा। क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चंस रखे जाएंगे ना, तो आप कहोगे अरे हाँ ये भी तो पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, ये भी होगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तो क्वेश्चन निकालने में आपको दिक्कत होगी, और क्वेश्चन जब निकालने में दिक्कत होगी तो उसका आंसर आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें आपको क्या करेंगी? ब्लंडर करवा देंगी, आते हुए क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जब आप कोई चैप्टर पढ़ो तो उसका एमसीक्यू या उसके से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करना बहुत ज्यादा मस्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी में से ही सारी चीजें क्या करके आती हैं, एग्जाम में आपके फिल्टर हो जाएंगे, उसी में से ही कहीं कहीं इधर से निकाल लेंगे। इस बार चलो बुद्धिज्म पे पूछे थे, तो इस बार किस पे पूछ लेते हैं? जैनिज्म पे पूछ लेते हैं। पहले तीर्थंकार के बारे में पूछते हैं तो आखिरी तीर्थंकार के बारे में लाओ पूछ लेते हैं। तो ये सब चीजें हो सकती है कि नहीं? इसलिए नंबर आप जब क्वेश्चंस करोगे तो देखोगे कि जितने भी आपके टॉपिक में जितने क्या कहते हैं सब टॉपिक्स थे या जितने पॉइंट्स थे, सब फिल्टर होके निकल आ रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? आपको काफी हेल्पफुल साबित करेंगे। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जितने नंबर आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आगे रहेगा। उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद मॉक कर लो, मॉक में कम से कम 10-15 मॉक कर लो, आप एकदम कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल जब एकदम हाई रहेगा तो आप क्या सोचोगे? लाओ कितना क्वेश्चन देना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, तो फिर आप तो डरोगे ही नहीं, सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो ये सब चीजें भी हमें देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम हर एक चैप्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं? मॉक, आपके नंबर आप क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो आपका एक कंप्लीट तैयारी हो जा रही है। फिर उसके बाद जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब कोर्स खत्म हो जाएगा, तो हम मॉक लेके आएंगे। और मॉक में भी समझो ये क्वेश्चन तो आपको घूम फिर के मिल ही सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी ना आपने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा तो संभव नहीं। उसमें हम सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उसमें से भी अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम क्या करेंगे, आपके लिए अच्छे से 50 क्वेश्चंस का मॉक बनाएंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। उसको डिस्कस करेंगे। मॉक भी आपको नंबर आप टेस्ट सीरीज का फॉर्म में आपको भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे तो हम डिस्कस करा ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कीजिए, उसमें अपने आप को जानिए, नापिए कितना आप लेवल पे है, कितने पानी में है। क्या आप 50 क्वेश्चन में 50 कर ले रहे हैं, 45 कर रहे हैं, लेस देन 40 है? लेस देन 40 है तो फिर से आप वीडियोस को देखिए, डिस्कशंस को देखिए, नंबर आप क्वेश्चंस देखिए, फिर देखिए जो आपका लेवल था 35-40 कर रहे थे, फिर आप 45 पे पहुंच जाएंगे। यही है इसका तरीका, यही मंत्र है।
कोई इसके लिए कोई जड़ी बूटी टाइप है नहीं कि सर कुछ दे देते और हमारा काम हो जाता। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करते रहिए सारी चीजों को, खुश रहिए, मेहनत कीजिए और सफलता के झंडे को गाड़िए। तो मिलते हैं अगले एमसीक्यू अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।